नमस्कार दोस्तों। आज के इस टॉपिक में हम फेडरल गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये जो टॉपिक है, जो फेडरल गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है, इसमें आप एक चीज को समझिए कि जो योजना का ये एडिशन है, जो योजना का जो एडिशन दिया गया है 2021 का, इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से काम करता है। तो उसी परिवेश में, उसी सीरीज में अगला जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है चैलेंजेस इन फेडरलिज्म एंड द वे फॉरवर्ड। आप इस चीज को ऐसे समझिएगा कि इस पूरी योजना मैगजीन का इस महीने की ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वो पूरा फेडरल स्ट्रक्चर को जो है डिफाइन कर रहा है। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमें एक तरह से फेडरल नेचर जो है वो प्रोवाइड कराता है। हमारे यहाँ टू टायर गवर्नमेंट सिस्टम काम करती है। सबसे पहले होता है नेशनल लेवल पर, दूसरा होता है स्टेट लेवल पर। आपको पता है जो नेशनल लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो यूनियन गवर्नमेंट कहलाती है, जिसका जो हेड होता है वो पीएम होता है। और दूसरी तरफ जो स्टेट में जो गवर्नमेंट होती है उसका जो हेड होता है वो सीएम होता है। आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दी है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है स्टेट के मुकाबले। अब यहाँ पे जो फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारे इंडिया में, वो सेंट्रलाइज फेडरलिज्म निकल के आता है। जेएल नेहरू ने इस बात का जिक्र किया था कि ये हमारे लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है, मुसीबत भरा हो सकता है, अगर सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो पीस को इंश्योर ना कर पाए। ठीक है, यानी कि उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया था कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जो रोल को थोड़ा स्ट्रांगली प्ले करना जो है वो पड़ेगा। तो उन्होंने यहाँ इस तरीके से बात बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि इंटरनेशनल एरिया में जो जरूरी मसले हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रांग यूनियन गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि हम यहाँ पर इन मसलों को सुलझा सके। खैर, आगे चलते हैं। आगे ये भी बताया गया कि जो इंडिया का जो हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसका जो सर्वाइवल है और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी पर रिलेटेड होती है, जिसमें रिलीजन है, लैंग्वेज है, कास्ट है, एथनिसिटी है। क्योंकि हर स्टेट के यहाँ पर अपने अलग अलग भाषा, धर्म, जाति सब कुछ अलग अलग होती है। तो उसको यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसका मजबूत होना बहुत जरूरी था। ऑस्ट्रेलिया के एक एक्सपर्ट है केसी वेरा। केसी वेरा ने इंडियन का जो फेडरल सिस्टम है उसको क्वासी फेडरल का नाम दिया, अर्ध जो है संघीय का उन्होंने यहाँ पर नाम दिया। अब जो इस बार का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर जो किस तरीके से काम करता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर जो नए नए तरीके से जो उभर के सामने आया वो कोविड क्राइसिस के दौरान आया। क्योंकि कोविड क्राइसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अलग ही तरीके से अपनी भूमिका निभाई। जिस तरह से लॉकडाउन को लेके डिसीजंस थे, जिस तरह से सरकार की वैक्सीन पॉलिसी थी, जिस तरह से सरकार ने लगातार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए और सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया या अनलॉक को इम्प्लीमेंट किया, वो सारे के सारे जो नियम कानून थे पहले वाले लॉकडाउन में, वो सभी के सभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिए। खैर, इसमें यह बताया गया कि कोविड 19 के पैंडेमिक के दौरान जो है फेडरल स्ट्रक्चर का बैलेंस जो है वो देखने के लिए मिला। वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट ऐसे हो गया कि फेडरल स्ट्रक्चर पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही चला गया। आप ऐसा मान सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी कई पॉलिसीज, अपने कई रिफॉर्म को इस पैंडेमिक के दौरान ही इंप्लीमेंट करने की बात की, ताकि वो स्टेट के डोमिनेशन को थोड़ा कम कर सकें। ठीक है, और दूसरा ये भी किया उन्होंने कि इन्होंने इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर को इसलिए ज्यादा यूटिलाइज किया ताकि वो इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म्स है जिनको इम्प्लीमेंट करने में कुछ समस्याएं आ रही थी उनको कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड जो क्राइसिस था उसके दौरान अपनी कई स्कीम को, जो स्टेट्स जिसमें टांग अड़ा सकते थे, उसको यहाँ पर उन्होंने कंप्लीट किया। एनीवे, आगे उन्होंने ये बताया कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी बताता है कि हमारे यहाँ जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो सेंटर स्टेट के बीच बीच में है, वो अलग अलग है, लेकिन फिर भी वो हमें एक यूनिटरी वाइज जो है वो प्रोवाइड कराता है। आगे ये बताया गया यहाँ पे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो हमारे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, जो रेवेन्यूज के बारे में सेपरेशन करता है सेंटर और स्टेट के बारे में। तो वो दोनों के दोनों सिस्टम अलग अलग तरीके से करता है। लेकिन जब जीएसटी आया, तो जीएसटी का जब इंट्रोडक्शन हुआ, जब यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी, तो उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप में बदलाव देखने के लिए मिला।
आगे ये बताया गया कि जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का काफी इंपॉर्टेंट फेस, फेडरलिज्म के इंपॉर्टेंट फेस में जो राज्य सरकारें हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन्होंने जमीनी स्तर पर कोविड-19 को मैनेज करने में भूमिका निभाई। लेकिन बाद में गवर्नमेंट्स ने के सामने कुछ चैलेंजेस आए और यूनियन गवर्नमेंट को ये कहा गया कि वो जो है कुछ चीजों में अपनी जो है शक्तियों का उपयोग करे। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सिस्टम को की फैसिलिटीज को मजबूत किया। लॉकडाउन को जो है वो जो है लोकल लेवल पे लगाने की ऑटोनॉमी दी। इसके अलावा जो है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स को भी इम्प्लीमेंट किया ताकि पैंडेमिक के असर को मिटिगेट किया जा सके। इसके अलावा जो हेल्थ का जो सिस्टम है, हालांकि जो हेल्थ का जो सब्जेक्ट है, सॉरी, वो यहाँ पर स्टेट का सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें सिर्फ बाहर से अपना जो है सहयोगात्मक एक भूमिका निभाई, एक जो है उन्होंने कोऑर्डिनेटिंग रोल जो है प्ले किया। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नेशनल लेवल पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया और उसमें उन्होंने अपनी पावर को जो है जो सेंट्रल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ है उसके तहत उन्होंने अपनी पावर को इम्प्लीमेंट किया या अपनी पावर का उपयोग किया, ऐसा मान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी की सभी गाइडलाइन जारी की स्टेट के लिए ताकि पैंडेमिक को कंट्रोल किया जा सके। यानी कि इस पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री सभी स्टेट को डायरेक्शन दे रही थी लॉकडाउन से संबंधित, कब कितना बाजार खोलना है, कितना टाइम होना चाहिए, कब रेलवे चलेगा, कब हमारे यहाँ पर जो है बसेस चलेंगी, लोकल बसेस चलेंगी, वो सारी की सारी जो कमांड है वो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि लोकल अथॉरिटीज को, स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही थी। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 है तो उसमें अपने पावर्स को एंजॉय कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को चलने दे लॉकडाउन के दौरान, यानी कि लॉकडाउन के दौरान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाए रखे, अपने प्रशासन को चलाए रखे। ये बात जो है राज्य सरकारों ने कही। आगे अगर हम देखें तो फाइनेंशियल कंडीशन में अगर हम देखें तो जब पूरे देश में लॉकडाउन था तो लॉकडाउन के दौरान सभी की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक गई थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो देश है वो बंद था। और देश बंद होने के दौरान कई तरह का जो है हमने देखा कि भारत सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। और उससे पहले ही, यानी कि लॉकडाउन से पहले कुछ स्टेट जो है वो अपनी जो लिमिट है, जो फिस्कल डेफिसिट की जो लिमिट है, यानी कि राजकोषीय घाटे की जो लिमिट है, या तो उस तक आ चुके थे या उसके आगे निकल चुके थे। कई राज्य सीमा पर खड़े थे और कई राज्य उस सीमा को तोड़ चुके थे जो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट की लिमिट सेट की है। यानी कि अब क्या हुआ कि लॉकडाउन के बाद जो ज्यादा असर है, जो फाइनेंशियल जो बर्डन है, वो सबका सब सेंट्रल गवर्नमेंट पे आ गया। यानी कि स्टेट ने सारी डिपेंडेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दी। इसके तहत मई 2020 में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे एक रिफॉर्म्स के बारे में कुछ जो है अनाउंसमेंट किया, ताकि हमारे यहाँ पर जो इंडिया का जो पोस्ट लॉकडाउन इकोनॉमिक रिकवरी है उसको किया जा सके, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसको पटड़ी पर लाया जा सके। तो सरकार ने उसके लिए कुछ घोषणा की। सरकार ने यह बताया कि कोई भी जो भी स्टेट है उनको उनकी जीडीपी के जो है 3 से 5% जो है उनको यहाँ पर लोन या लोन ही कह लीजिए कि उनको बोरिंग जो है वो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। जितने भी स्टेट हैं, हर स्टेट की अपनी जीडीपी होती है, उस जीडीपी का 3 से 5% जो है वो उनको उधारी देने की बात कही गई। अब इसमें जो पहला 0.5% था, जो 0.5% है, वो अनकंडीशनल था, वो सभी के लिए एक समान था। और जो अगला 1% है वो इस बात के लिए रखा गया कि ये बोरोइंग तब दी जाएगी जो स्पेसिफिक रिफॉर्म्स होंगे, जो डेप्थ सस्टेनेबिलिटी, जॉब क्रिएशन, पावर सेक्टर में और अर्बन डेवलपमेंट के लिए करेगा, उसको ये 1% का जो लोन है वो रिलीज किया जाएगा। और 0.5% यानी कि आखिरी जो 5%, आखिरी जो आधा परसेंट है, आखिरी जो 0.5% है, वो हर स्टेट के अचीवमेंट को देखते हुए उसे दिया जाएगा। ठीक है, अब वो अगर स्टेट ने अचीव किया है तो परमिट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये सरकार ने फाइनेंशियल कंडीशन के दौरान उनको कुछ जो है शर्तें रखी। आगे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म किया। ठीक लॉकडाउन के दौरान आप सभी अवगत होंगे जो फार्मर मूवमेंट देश में चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने जो है एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म करने की बात की ताकि यहाँ पे जरूरी जो है ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी लाई जा सके। हालांकि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का मैटर है, राज्य का विषय होता है, ये सभी लोग जानते हैं इंडिया में। ठीक है, और कुछ स्टेट ने जो है इस रिफॉर्म को मॉडेस्ट तौर पर जो है वो क्या बोलते हैं, अपोज भी किया।
ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों ने अपोज नहीं भी किया, अलग अलग राज्यों का अलग अलग इस पे स्टैंड रहा। ठीक है। अभी क्या हुआ कि सरकार ये चाहती थी कि सरकार इसमें बड़े चेंजेस करना चाहती थी। ठीक है, खासकर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है, ठीक है, और जो मोनोपोलाइज ट्रेड एग्रीकल्चर है स्टेट के अंदर, तो उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुधारने की बात की। ये जो ऑर्डिनेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, बजाय इसके कि स्टेट की सहमति ली जाए। सरकार ने स्टेट को बाईपास करते हुए, सभी स्टेट्स को बाईपास करते हुए, जबकि एग्रीकल्चर स्टेट का मैटर है, तो उन्होंने जो है यहाँ पे ये किया कि सभी सिटीजन के फायदे को देखते हुए, पूरे देश के फायदे को देखते हुए उन्होंने इस एक्ट को पास भी किया और इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इसका कुछ स्टेट ने अपोज किया, कुछ स्टेट ने इसका अपोज नहीं किया। ठीक है, अलग अलग राज्य का अलग अलग स्टैंड रहा। तो ये यहाँ पर ये उनके फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को दिखाता है कि कैसे जो है पैनाडेमिक के दौरान पूरा का पूरा जो फेडरल सिस्टम है वो सेंट्रलाइज हुआ। आगे ये बताया गया कि यहाँ पर जो लेजिस्लेशन होता है, जब भी कोई लेजिस्लेशन बनता है पूरे देश के लिए, तो उसमें जो है स्टेट गवर्नमेंट से भी कुछ जो है कंसल्टेशन ली जाती है सेंट्रल स्टेज के लिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि कुछ विषयों पर सभी स्टेट्स को एक साथ लाया जा सके, ताकि कोई नेशनल जो है वो एक सहमति बन सके, आगे चलकर कोई दिक्कतें ना हो। अगर बात करें, हम एक एग्जांपल के तौर पे इस पे बताया गया, जिस तरह से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और भारत सरकार ने उसमें सहमति जताई है, तो उसके कुछ अपने जैसे रूल है, जैसे इक्वल रेम्युनरेशन कन्वेंशन की बात है, यानी कि सभी को समान वेतन दिया जाए। चाइल्ड लेबर एबोलिशन की बात है कि इसको रोका जाए। इसके अलावा फोर्स्ड लेबर, जो जबरदस्ती जो बंधुआ मजदूरी कराई जाती है, ये जो मिनिमम एज कन्वेंशन को लेके जो बातें हैं, या मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन को लेकर जो बातें कही गई, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंसल्ट किया सभी स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि नेशनल जब एक कोई राय बनाई जाए और उसको इंटरनेशनल या कोई नेशनल लॉ बनाया जाए, तो उसमें किसी तरह का कोई बीच में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर हम उसे सहमति देने के दौरान किसी तरह की कोई ऑब्लिगेशन ना आ जाए, किसी तरह की कोई रुकावट ना आ जाए। तो सरकार क्या करती है, सरकार इस स्ट्रक्चर में सभी स्टेट से जो है कंसल्टेंसी लेती है। वैसे तो योजना में ये भी लिखा गया है कि आजकल जो है ऑनलाइन मिनिस्ट्रीज, आजकल सारा काम ऑनलाइन होता है, तो मिनिस्ट्रीज हर एक बिल को ऑनलाइन डाल देती हैं और उस पे एक्सपर्ट्स के सजेशन लेती हैं, स्टेट्स के सजेशन लेती हैं किसी भी बिल को जो है ड्राफ्ट करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले। अब यहाँ पे कोलिजन देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टकराव की स्थिति खड़ी हो जाती है। आप ये देख सकते हैं कि ये बताया गया कि पूरे देश के लिए, पूरे देश में 34 स्टेट्स ने जो है रेरा जो नियम आया था, जो रियल एस्टेट जो है एक्ट आया था, डेवलपमेंट एक्ट था, तो उसको लेके ये 2016 में आया था, तो उसको लेके सभी स्टेट ने सहमति जो है दिखाई। लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल ने थोड़ा अलग ही रुख अपनाया। वेस्ट बंगाल ने इस रेरा एक्ट को ना मानते हुए अपने यहाँ पे एक HIRA जो है एक्ट लगाया, हाउसिंग इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट, उन्होंने जो है अलग ही बनाया। ठीक है, और इसको बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी दिया जा सकता था, दिया भी गया। ठीक है, उसके सामने ये मुश्किल खड़ी हुई, और सेंट्रल एक विषय तो ये खड़ा हुआ, दूसरा विषय ये खड़ा हुआ। ठीक है, ये एक अलग अलग उन्होंने एक जो है बताया कि किस तरह से कॉलिजन की कंडीशन यहाँ पर बन गई। दूसरी कंडीशन में ये बताया कि जो सेंटर है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, 1900 खासकर 1990 के बाद से जो FDI है, FDI को जो है बढ़ाया गया, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट को जो है वो पावर दे दी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको आगे ग्रांट नहीं किया, बल्कि क्या किया कि हर एक स्टेट जाए अपना FDI को लेकर के आए। सरकार ने इस तरह की जो है चीजों को रखा। ठीक है, और इससे स्टेट में कंपटीशन भी आया। तो ये बात यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पर रखी। अब सरकार उसमें कोई ऑब्स्टिकल का काम नहीं करेगी। केंद्रीय सरकार अगर कोई हमारे यहाँ से कोई राज्य सरकार अगर कोई FDI लेकर के आती है, तो सरकार उसमें ऑब्स्टिकल का, उसमें रुकावट का काम नहीं करेगी, बल्कि उसके फैसिलिटेटर का काम करेगी, यानी कि सरकार उसको बढ़ावा देगी। आगे जो है अगले हेडिंग में पैरा डिप्लोमेसी के बारे में बताया गया। देखिए, पैरा डिप्लोमेसी को मैं इंडियन कंसर्न में डिफाइन करने से पहले बता दूं कि पैरा डिप्लोमेसी है क्या। आप पैरा डिप्लोमेसी को ऐसा समझ लीजिए कि जैसे डिप्लोमेटिक रिलेशन आपने सुने हैं, अक्सर आप इस शब्द को सुनते हैं, तो डिप्लोमेसी में क्या होता है कि डिप्लोमेसी जब हम अपनाते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पर अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए अपनाई जाती है। कई तरह की रणनीतियों का सहारा लिया जाता है ताकि हमारे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार हो। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो उसको इंप्लीमेंट ना करते हुए
स्टेट को ऑटोनॉमी दे कि जाओ भाई आप अपने जो है एफडीआई लेके आओ, आप अपने रिलेशन बनाओ। तो इसमें पैरा डिप्लोमेसी में क्या होता है कि पैरा डिप्लोमेसी में जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो देश के सब नेशनल यानी कि जो राज्य हैं या जो रीजनल गवर्नमेंट है वो अपने जो है बलबूते पर इस तरह के जो है रिलेशंस को क्रिएट करे। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ के सीएम जो हैं डायरेक्ट अलग अलग देशों में जाते हैं। हरियाणा के सीएम जो है वो कनाडा गए थे, या अलग अलग जो है सीएम अलग अलग जो है देशों में जाते हैं और अपने रिलेशंस को मजबूत करते हैं और एफडीआई लेकर के आते हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लेकर के आए। यानी कि इसमें पैरा डिप्लोमेसी में ये बताया गया कि इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आगे नहीं आएगा बल्कि स्टेट्स को आगे करेगा। यानी कि उसके जो रीजन है, जो फेडरल स्टेट है, जो प्रोविंसेस है, जो उसके शहर हैं, वो अपने यहाँ पे ट्रेड को प्रमोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, कॉपरेशन देखेंगे और जो है ये सारा काम क्रॉस बॉर्डर कॉन्टेक्ट से करेंगे। यानी कि क्रॉस बॉर्डर कॉन्टेक्ट से जो भी उनको इन्वेस्टमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, वो खुद से करेंगे। तो इस कंडीशन को जो है इस टर्म को पैरा डिप्लोमेसी को ऐसे डिफाइन किया गया। इंडियन कंसर्न में देखते हैं कि इंडियन कंसर्न और इंडियन फेडरल कंसर्न में ये कैसे काम करती है। पहले जैसे मैंने बताया कि 1990 से पहले काम केंद्र सरकार देखती रही, बाद में ये काम जो है राज्यों को भी दिया गया। तो जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में उन्होंने बताया कि सेंटर को ये जिम्मेदारी दी गई कि सेंटर जो है वो जाके वहां पर बातचीत करे। भले वो कानूनी रूप से बातचीत ना करे, लेकिन वो क्या करे, वो कानूनी रूप से तो वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन वास्तविक रूप में तो बात कर सकता है। जो कानून का मुद्दा है वो फिर बाद में जो है हमारे यहाँ केंद्र सरकार देखेगी। तो उन्होंने बताया कि इस तरह के जो है इनिशिएटिव लिए गए, जिस तरह वाइब्रेंट गुजरात चलाया गया, ठीक है। कई इस तरह से जो है हम अभी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए हर राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, सभी के सभी राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो अपने यहाँ पर एक जो है इंटरनेशनल समिट कराए। क्योंकि अभी कोविड के दौरान ये सब बंद रहा, लेकिन पहले ये चलता रहा है। जिस तरह से मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है इनवाइट किया था, स्पेशली गुजरात में, ठीक है। तो ये उस फेडरलिज्म का एक हिस्सा है, उस डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं एफडीआई के लिए, तो इस तरीके से काम कर रखा जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम होती है। इसमें ये देखा जाता है इस तरह के एंटरप्राइजेस जो हैं इंडियन की सॉवरेनिटी को लेके कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की समस्या ना खड़ी हो जाए। क्योंकि इंडिया जो है वो इस अपने जो है जो हमारे नेबर हैं वो हॉस्टाइल नेचर के हैं, यानी कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम भाव नहीं रखते हैं, यानी कि वो हमारे साथ जो है शत्रुता रखते हैं। तो उस तरह की कंडीशन में जो हॉस्टाइल नेचर है, तो उसमें इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, जो सिक्योरिटी कंसर्न है, उसको देखना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये फील ना करे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनके जुडिक्शन में जो है वो टांग अड़ा रही है, ठीक है, उनके जुडिक्शन में जो है हस्तक्षेप कर रही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे अपना एक जो है ब्रॉड व्यू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें एक जो है क्या कह सकते हैं कि खुला जो है दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये पूरे जो है देश के लोगों के लिए भलाई का काम होता है, पूरे राज्य के, पूरे देश के लोगों के लिए भलाई का काम होता है। तो पैरा डिप्लोमेसी में स्टेट के रोल के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टाइज बनाने में देखना पड़ता है। हालांकि कानूनी रूप से जो है स्टेट उतना आगे नहीं है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को सिक्योरिटी कंसर्न पर और देश की संप्रभुता पर जो है सवाल ना खड़े हो जाएं, वो विषय को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एड्रेस करती है। आगे आर्टिकल 256 के तहत ये बताया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेट्स होते हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपनी जो एग्जीक्यूटिव पावर को यूज करते हुए जो पार्लियामेंट ने जो चीजें बनाई हैं, पार्लियामेंट ने जो चीजें कही हैं, उन लॉ को स्टेट में जो है अप्लाई करे। ये आर्टिकल 256 यहाँ पर बताता है। यानी कि जो पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी उसको हर स्टेट को अपने यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा करने में कामयाब नहीं होती है या असफल हो जाती है, फेल हो जाती है, तब जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि यूनियन जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती है कि वो अपने यहाँ पर कुछ जरूरी कदम उठाए। अगर वो फिर भी नहीं सुनते, फिर प्रेसिडेंट रूल का जो है इंप्लीमेंटेशन होता है। यानी कि ऐसे राज्यों पर जहां पर कि वो केंद्र की बात नहीं सुन रहे हैं, ऐसे राज्यों पर प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है, जिसका प्रोविजन जो है आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 365 में जो है किया गया है। जब कॉग्निजेंस कहलाता है ये प्रोविजन, अगर कोई राज्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है, उसके बातों का उल्लंघन कर रहा है, तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल को इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
अब आगे की बात कर रहे हैं कि इसके लास्ट में क्या बताया गया, इसके कंक्लूजन में क्या बताया गया। ये बताया गया कि इंडिया में एक जो है बैलेंस की जरूरत है। जो 6 पिलर हैं हमारे यहाँ फेडरलिज्म के, वो 6 पिलर कौन से? स्टेट की ऑटोनॉमी है, नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता है, सेंट्रलाइजेशन है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, नेशनलाइजेशन है, और जो है रीजनलाइजेशन है। तो ये 6 पिलर ठीक से काम करते रहे, बैलेंस रहे, सारी जो शक्ति है वो राज्यों में ना निहित हो, सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार में ना निहित हो, दोनों के बीच में बंटवारा हो। मतलब बंटवारा मतलब उन शक्तियों को डिफाइन किया गया हो कि राज्य किस पे काम करेंगे और केंद्र किस पे काम करेगी, वो डिफाइन भी किया गया है हमारे यहाँ पे, ठीक है। और ये भी बताया गया कि जो एक्सट्रीम पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन है, यानी कि जो पॉलिटिकल जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, दोनों की दोनों बात है, वो इंडियन फेडरलिज्म को कमजोर कर सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट को चलाए रखने के लिए और स्टेट की ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक हम लोग बैलेंस जो है फेडरलिज्म का जो है उसको उपयोग करें, उसकी पावर को एक्सरसाइज करें। तो ये योजना का मैंने बताया कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, आपको मेरा काम ठीक लगता है, तो आप मुझे आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।